दिस ग्राउंड ज़ीरो पार्ट थर्ड। इसमें भी बेसिक ओलंपियाड क्वेश्चंस के डिस्कशन होंगे जो बेसिकली एमटीजी और अदर बेसिक्स ओलंपियाड के लिए यूज़ किए जाते हैं। फिर से मैं कह रहा हूँ बच्चों, IOQM की बेस लेवल जो है वो इन सब ओलंपियाड से काफ़ी ऊपर है, बट एक ग्राउंड पैरामीटर्स जो होते हैं जो बच्चे पहली बार सीख रहे हैं लाइक फ्रेशर्स, जो प्रो हैं वो इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। बट जो फ्रेशर सीख रहे हैं यू मस्ट लर्न फ्रॉम ग्राउंड ज़ीरो, ठीक है। और आपको ये बहुत हेल्प करेगा आगे जाके बहुत सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट लेने के लिए, ठीक है। सो बेसिकली लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन सेज इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। रेडियस क्या है सर्कल का? रैशनल नंबर। अब कहा क्या जा रहा है? सो इट्स एरिया इज गिवन बाय द नंबर विच इज़, तो एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब आर रैशनल है, पाई इरेशनल है, तो पाई आर स्क्वायर क्या होगा? इरेशनल, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल एंड रैशनल इज ऑलवेज इरेशनल, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट, टू high school classes took the same test. One class of 20 students made an average of 80%. Okay, 20 स्टूडेंट्स था, एवरेज कितना था? 80%. द अदर क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स मेड एन एवरेज ऑफ 70%. सो द एवरेज ग्रेड फॉर ऑल स्टूडेंट्स। तो ऑल स्टूडेंट के लिए सिंपल सी बात है, कैसे करते हैं? अगर आपको x1 डेटा दिया हुआ है और उसका एवरेज a1 है और x2 डेटा दिया हुआ है उसका एवरेज a2 है, ठीक है। सो बेसिकली करते क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब x1 प्लस x2 और ऊपर में क्या रहता है? x1 a1 प्लस x2 a2, यही होता है आपका x एवरेज। तो यहाँ पे x1 कौन है? a1 कौन है? x2 कौन है? a2 कौन है? ठीक है। सो परसेंटेज है तो कोई दिक्कत नहीं है। सो बेसिकली 20 इंटू 80 प्लस 30 इंटू 70 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 50, एंड दैट विल बी द एवरेज परसेंटेज। सो ये भी हम क्या बात कर रहे हैं? एक्स एवरेज परसेंटेज। कितना हो गया? सो बेसिकली एक ज़ीरो दोनों से निकाला जा सकता है, तो 160 प्लस 210 डिवाइडेड बाई 5। सो बेसिकली दिस विल बी 21, 31, 37, 370 divided by 5, and that is 5, 7, 35, 5 to 10. So answer is 72. ठीक है, 21, 31, 37. So this will be 5, 7, 35, 25, 4, 20. It's not 72, it will be 74. ठीक है, so the answer is 74. Next question says, question third, the expression equals a क्यूब माइनस, एक्चुअली ये क्या लिखा है? a क्यूब माइनस 1 बाई ए क्यूब। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस 1 बाई ए, डैट इज ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर और प्लस 1, तो क्या हो जाएगा? a माइनस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई स्क्वायर, डैट इज a। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट सी ऑफ सेंडिंग अ पार्सल post package weighing p pounds, p an integer, is 10 cents for the first pound and 3 cents for each additional pound. The formula for the cost will be, अब देखो 3 सेंट एडिशनल पाउंड के लिए तो बेसिकली क्या हो जाएगा, और पहला के लिए कितना है? 10 सेंट फॉर द फर्स्ट पाउंड। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर मान लो टोटल p पाउंड है तो p पाउंड में फर्स्ट पाउंड के लिए जो है वो 10 सेंट है, बाकी जो p माइनस 1 पाउंड है उसके लिए 3 सेंट है, तो टोटल कॉस्ट क्या होगा? सी, यही हो जाएगा 1 इंटू 10 प्लस, सो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर सेज द पॉइंट 6, 12 and 0 are connected by straight line. Another point on this line is, तो देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन निकाल सकते हो बच्चों। आपको ये दिया हुआ है 6, 12 मतलब x1 y1 और 0 कॉमा माइनस 6 मतलब दिस इज x2 कॉमा y2। तो जब दो पॉइंट्स दिए होते हैं तो 2 पॉइंट फार्मूला लगता है। कैसे लगता है? y माइनस y2 हम कर सकते हैं, आप y1 भी कर सकते हो। y माइनस y2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये फॉर्मूला होता है 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन का। तो y माइनस y1 दैट इज y माइनस 12 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, सो माइनस 18 बाई x2 माइनस x1 दैट इज माइनस 6x माइनस x1, तो x माइनस x1। अच्छा, x माइन अगर y2 लिए हैं तो यहाँ भी x2 ही लेंगे। सो बेसिकली दिस इज x2 और यहाँ भी विल टेक इस जगह पे हम लोग वैल्यू y2 कौन सा है? माइनस 6, तो y प्लस 6 हो जाएगा और यहाँ पे x माइनस क्या रहेगा? x2, यहाँ भी तो x माइनस 0। क्यों लिया? क्योंकि मुझे इजी हुआ यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए। तो ये बन गया 3,
सो बेसिकली y इज इक्वल टू 3x माइनस 6। अब हमें ये चेक करना है कि इस पे पॉइंट कौन सा लाई कर रहा है। तो क्या 3,3 लाई कर रहा है। सो x को 3 रखो तो 9 माइनस 6 3 ये लाई कर रहा है बिल्कुल। तो सिंगल ऑप्शन है तो ऑफकोर्स 3,3 विल बी सेटिस्फाइड, बाकी नहीं। नेक्स्ट, द डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सो बेसिकली अल्फ़ा और बीटा मान लो रूट ऑफ द इक्वेशन। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया बच्चों, -b/7। अल्फ़ा बीटा कितना हो गया, c बाय दैट इज -9। तो अल्फ़ा माइनस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर रूट। सो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 49 और प्लस 36। सो दैट इज़ द वैल्यू। तो 9 6 15, 4 6 7 85। सो आंसर इज रूट 85। ठीक है, सो आंसर इज रूट 85। डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, अच्छा यहाँ पे हम प्लस माइनस दोनों लिख सकते थे, तो प्लस माइनस रूट 85 दोनों होगा, बट बेसिकली ऑप्शन में माइनस नहीं है तो वी विल गो फॉर रूट 85। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज इक्वल टू एक्स इनवर्स, मतलब 1/x और वाई इनवर्स 1/y और इसका इन्वर्स करना है। सो बेसिकली दिस विल बी x प्लस वाई बाई एक्स वाई एंड इसका इन्वर्स, इन्वर्स मीन्स दैट इज एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट, टू इक्वल सर्कल इन द सेम प्लेन कैन नॉट हैव द फॉलोइंग नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। तो देखो दो इक्वल सर्कल है, सेम प्लेन पे और कॉमन टेंजेंट की बात कर रहे हैं। तो कॉमन टेंजेंट कैसे कैसे हो सकते हैं, तो बहुत सारा तरीका है कॉमन टेंजेंट का। ये बच्चों सर्कल में बेसिकली पढ़ाया भी जाता है। अगर ये रेडियस r1 है और ये रेडियस r2 है, ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस c1 c2 है। c1 c2 का दूरी अगर r1 प्लस r2 से बड़ा हुआ तो बेसिकली 4 टेंजेंट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, 4 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। तो 4 टेंजेंट अगर बनाया जा सकता है तो इस केस में क्या हो गया, ये ऐसा रहेगा ट्रांसवर्स टेंजेंट, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स टेंजेंट। और अगर कॉमन टेंजेंट की बात करें तो बेसिकली कॉमन टेंजेंट कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो 4 टेंजेंट तो बनाए जा सकते हैं। अच्छा 3 की अगर बात करें तो इस केस में क्या होता है बच्चों, 3 वाला केस कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब सपोज c1 c2 ये है, ये r1 है, मतलब r है, और ये भी r है। यहाँ पे रेडियस तो सेम ही है, तो c1 c2 अगर 2r के बराबर आ रहा है यहाँ पे, तो बेसिकली 3 टेंजेंट बनेंगे। कैसे 3 टेंजेंट बनेंगे, तो एक ट्रांसवर्स टेंजेंट और 2 कॉमन टेंजेंट। कैसा, तो यहाँ से एक टेंजेंट बनेगा, यहाँ से एक टेंजेंट बनेगा, और तीसरा टेंजेंट ये बनेगा। ठीक है, तो 3 टेंजेंट भी बनाए जा सकते हैं। अच्छा अब 2 टेंजेंट की बात करें बच्चों, तो ये देखा जाए कि बनाया जा सकता है कि नहीं। सो फॉर 2 टेंजेंट, सो हाउ कैन वी ड्रॉ 2 टेंजेंट। अब मान लो कुछ ऐसा है केस, सपोज ये 2 सर्कल है, दोनों का रेडियस मान लो मैं r मान रहा हूँ। ठीक है, और ये c1 c2 है। तो c1 c2 जो है वो r1 प्लस r2 के मॉड से छोटा होना चाहिए, और साथ ही लेकिन एक कंडीशन बड़ा होना चाहिए r1 माइनस r2 के मॉड से। ठीक है, सो उस केस में क्या हो सकता है कि 2 टेंजेंट बनाए जा सकते हैं सिर्फ। कौन कौन से 2 टेंजेंट, तो 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इसे बोलते हैं बच्चों। अच्छा क्योंकि सर्कल का रेडियस सेम है तो मैं ऐसा कर सकता था कि अगर डिफरेंट रेडियस होता तो ये वाला भी केस होता है कि 1 टेंजेंट बनाया जा सकता है। यहाँ पे क्या हुआ, 2 टेंजेंट। ठीक है, अब एक टेंजेंट भी बनाया जा सकता है, बट वो कब बनाया जा सकता है, जब रेडियस अलग अलग हो। यहाँ पे तो रेडियस सेम दिया हुआ है, तो 1 टेंजेंट तो पॉसिबल ही नहीं है, 1 टेंजेंट इज़ नॉट पॉसिबल। बाकी सारे टेंजेंट्स पॉसिबल हैं। ठीक है, इक्वल सर्कल्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या बोल रहे हैं, इफ़ m इज इक्वल टू सी ए बी बाई ए माइनस बी देन बी इक्वल्स, तो b निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एम ए माइनस एम बी इज इक्वल टू सी ए बी, बी को एक तरफ लाओ तो एम ए बाई सी ए प्लस एम इज इक्वल टू बी हो जाएगा, सी ए प्लस एम, तो डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑटोमोबाइल वेंट up a hill at a speed of 10 miles an hour and down at the same speed at a 20 miles per hour. Okay,
तो वेंट अप द हिल एंड डाउन द हिल, तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा उसने, टोटल डिस्टेंस हो गया 2d। अच्छा टोटल टाइम कितना लगा, पहला d जाने में d/10, सेकेंड d जाने में d/20, ठीक है। तो एवरेज स्पीड निकालना है। सो बेसिकली d विल बी गेटिंग कैंसल्ड एंड हियर इट विल बी 1/10, तो 2, 3/20, so basically this will be 40/3 and that is 13 1/3 miles per hour. Done. Next question, y is equal to f of x। अच्छा ये दिया हुआ है, क्या दिया है, f of x is equal to y is equal to x plus 2 by x minus 1। तो बेसिकली यहाँ पे x 1 तो नहीं रख सकते, क्योंकि अगर 1 रखोगे तो दिक्कत हो जाएगा, तो इसका मतलब डिवीजन बाय जीरो परमिट नहीं है, तो f of 1 इज़ नॉट डिफाइंड, f of 1 नॉट डिफाइंड, पहला बात। अब f of 1 अगर डिफाइन नहीं है तो ये तो गलत हो गया, मतलब इनकरेक्ट तो ये पूछा था, इनकरेक्शन में यही आ जाएगा। बाकी तो f of 0 अगर पुट कर रहे हैं तो -2 आ ही रहा है, f of -2 अगर पुट कर रहे हैं तो 0 आ ही रहा है, f of y इज इक्वल टू x, ये भी आ जाएगा, क्यों, y के जगह x कर दो रिप्लेसमेंट, सो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 सेज, 12 क्या है, द sum to infinity in the of the terms of an infinite geometric progression is 6, the sum of first two terms is 4.5, the first term of the progression is, okay, इसका मतलब इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब mod of r लेस देन 1 वेयर r इज द कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म क्या होगा a, तो बेसिकली इसने दे क्या रखा है, इसने कहा कि a/1 माइनस आर बच्चों दिया हुआ है 6 और a प्लस ए आर दिया हुआ है डेट इज़ 4.5, डेट इज़ 9/2, ये दोनों दिया है। अब हमें क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, ठीक है। सो बेसिकली a/1 माइनस आर अगर पता है हमें तो 1 माइनस आर भी पता है, तो a/6 इज इक्वल टू 1 माइनस आर, ये क्वेश्चन 1। और हमको ये भी पता है कि 1 प्लस आर कितना आ रहा है, 1 प्लस आर इज इक्वल टू और 2a/9 आ रहा है, 9/2a आएगा, 9/2a ऐड कर लो, हो गया काम ख़त्म, निकल जाएगा वैल्यू, a/6 प्लस 9/2a इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, डेट इज़ 6 और a, ठीक है। सो 6 से अगर एलसीएम है तो ऊपर कितना होगा, 2a² प्लस यहाँ पे 6 है तो 2a 3, 9 3 27, सो 27 इज इक्वल टू 2, सो बेसिकली 2a² माइनस 12a प्लस 27 इज इक्वल टू 0, तो 54 लाना है, 54 प्लस में लाना है, तो बेसिकली कितना हो जाएगा 8 और 4, सो a का वैल्यू कितना आ गया, a इज -b 12 प्लस -b का स्क्वायर 144 माइनस 27 टू 54, कहीं पे गलत हुआ है बच्चों, a/1 माइनस आर 6 था, ठीक है, और a इंटू 1 प्लस आर दिया हुआ है, ठीक है, दैट इज़ गिवन एज 9/2। तो बेसिकली हम ये कर सकते हैं कि a का मान a/6 आया 1 माइनस आर, ये तो करेक्ट है, और a 1 प्लस आर बाहर निकल गया तो a 1 प्लस आर कितना है 9/2 है, ये भी करेक्ट है, और इसका मतलब बेसिकली 9/2 है, हाँ ठीक है, a 1 प्लस आर दोनों को ऐड कर लिया तो a/6 प्लस 9/2 है दैट इज इक्वल टू 2, सो बेसिकली बचा क्या 2a² प्लस 54, अच्छा यहाँ पे a² आ जाएगा, 2 तो पहले से ही था ना, तो दिस इज़ a² माइनस 12a प्लस 27, हाँ डन। तो यहाँ से कितना बच गया, a² माइनस
ये 2a² नहीं होगा, 6 तो पहले से ही है ना, तो a² माइनस 12a प्लस 27, सो a² माइनस 9 है माइनस 3a प्लस 27 इक्वल टू 0। तो बेसिकली आंसर क्या हो रहा है, या तो ये 3 हो रहा है या फिर 9 हो रहा है, तो 2 आंसर्स आ जाए, 9 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू विद p एंड q ग्रेटर देन 0, मतलब p ग्रेटर देन 0 है, q ग्रेटर देन 0 है, हैज़ इट्स मिनिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगा, तो बेसिकली p भी ग्रेटर है और q भी ग्रेटर है, ठीक है। तो x इक्वल टू कहाँ पे आता है, -b/2a पे, क्यों, क्योंकि ax² जब a ग्रेटर देन 0 होता है तो ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, समवेयर कहीं भी जा सकता, बट इसका मिनिमम वैल्यू जो आता है वो वर्टेक्स पे आता है। वर्टेक्स कितना होता है, -b/2a और -d/4 है, तो बेसिकली -b कितना है, p/2a 2, सो -p/2 पे मिनिमम वैल्यू देगा, तो x इक्वल टू -p/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हाउस एंड ए स्टोर were sold for $12,000 each. The house was sold at a loss of 20% of the cost and the store at a gain of 20% of the cost. The entire transaction resulted in, so basically दिया हुआ है कि मान लो एक हाउस है, हाउस और एक स्टोर, ठीक है, दोनों का सेलिंग प्राइस दे रखा है कितना, $12,000, ठीक है, और बोला क्या था, द हाउस वाज सोल्ड, मतलब सीपी निकालना है, तो मान लेते हैं सीपी इसका x टका था, तो 20% लॉस पे बेचा गया था, मतलब x टका पे 20% लॉस, मतलब x/5 पे बेच के उसको 12,000 आया था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये हुआ था उसके साथ। तो इसका मतलब 12,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू एक्स, सो दिस इज इक्वल टू, तो इसका x कितना रहा होगा, $15,000, ठीक है, डॉलर लिखो रुपये लिखो, बात वही है, अभी बात वही है, मतलब इन द सेंस नॉट फॉर मॉनेटरी वैल्यू, फॉर मैथ्स आई एम टॉकिंग, ठीक है। अब ये है $12,000, तो भैया इसमें कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है इनको, स्टोर एट अ गेन ऑफ 20% ऑफ द कॉस्ट, तो गेन हुआ है 20%, तो बेसिकली मान लेते हैं ये y था, तो 20% का गेन था, तो डेट इज इक्वल टू 12,000, तो इनकी कॉस्ट कितनी रही होगी, $10,000, तो y कितना रहा होगा, $10,000। अब बेसिकली हुआ क्या, टोटल CP $25,000 और टोटल SP $24,000। अच्छा मैं यहाँ रुपये लिख दिया हूँ सब जगह, ठीक है, सो बेसिकली यू अंडरस्टैंड दिस इज़ डॉलर, ठीक है। हाँ, तो CP आ गया $25,000 और सेलिंग प्राइस आ गया $24,000, तो बेसिकली हैज़ इनकर्ड अ लॉस कितने का, $1,000 का, ठीक है, सो लॉस ऑफ $1,000। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल है इन द रेशियो 6:8:9, ट्रायंगल ऑब्ट्यूज है एक्यूट है। तो सबसे पहले ये पता करने के लिए बच्चों, मैंने लेक्चर में बता चुका हूँ मैं कि मान लो कोई एक ट्रायंगल है ABC, अगर ऐसा होता है कि a² प्लस b² जो है वो अगर c² से बड़ा आ जाए तो ट्रायंगल एक्यूट है, लेकिन अगर ऐसा हो कि a² प्लस b² लेस देन c² आ जाए तो ट्रायंगल ऑब्ट्यूज है, ठीक है। सो बेसिकली अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे बड़ा साइड को छोड़ा जाए, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर डैट इज इक्वल टू 100 एंड डैट इज ग्रेटर देन 9 का स्क्वायर डैट इज 81, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, a² प्लस b² c² से बड़ा है, तो इसका मतलब एक्यूट एंगल है, द ट्रायंगल इज एक्यूट। अच्छा तो ये तो कैंसिल हो गया। अब अगर बात करें कि द एंगल्स आर इन द रेशियो 6:8:9, ये तो नहीं हो सकता, क्यों, अगर हम लॉ ऑफ साइंस देखें तो ए ट्रायंगल ABC में ए के सामने वाला ए है, बी के सामने वाला बी है, सी के सामने वाला सी है, ठीक है। वैसे तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है, जिस बच्चे को इतना पता है वो सी मार के निकल जाएंगे। अब जिन बच्चों को थोड़ा मोड़ा ट्रिग्नोमेट्री आता है और उनको लॉ ऑफ साइंस पढ़े अगर वो फिजिक्स में या फिर मैथ्स में, तो उन्हें पता होगा कि A/sin A इज इक्वल टू B/sin B इज इक्वल टू C/sin C होता है। तो बेसिकली साइन का रेशियो, साइन A साइन B साइन C का रेशियो मैं मान सकता हूँ कि 6:8:9 हो सकता था, बट ABC का एंगल का रेशियो ये नहीं होगा, तो B इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। द एंगल अपोजिट द लार्जेस्ट साइड इज डबल द एंगल अपोजिट द स्मॉलेस्ट साइड, अब इसका भी रिलेशन नहीं है जब तक एंगल नहीं निकलता है, तो सो वी कैन ओनली से बाय कन्फर्मेशन C इज़ करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज
इफ द बेस ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10%, द एरिया इज अनचेंज्ड एंड द एल्टीट्यूड इज डिक्रीज बाय। एक रेक्टेंगल है, ठीक है, उसका बेस को इंक्रीज किया गया था, मतलब पहले ये एल था और इसको एल्टीट्यूड मतलब ये ऐसे खड़ा रखा है। तो एक काम करते हैं, लेट्स से दिस एज बेस और एल्टीट्यूड कह रहा है एच, ठीक है। बेस को इंक्रीज किया गया तो एरिया कितना है बी एच। अब ए डैश कितना आ रहा है, ए डैश आ रहा है, बेस को इंक्रीज किया गया मतलब 1 बी प्लस बी बाई 10 डेट इज 11 बी बाई 10 हो गया। एच के बारे में नहीं पता तो एच डैश होगा, बट ये कह रहा है कि डैट इज़ बेसिकली इक्वल टू बी एच, तो बी गेट्स कैंसल्ड बिकॉज इट इज़ नॉन ज़ीरो, तो एच डैश कितना हो गया 10h बाय 11। तो पूछा क्या गया, एल्टीट्यूड कितने से डिक्रीज़ हुआ है, तो h माइनस 10h बाई 11 बाई एच इंटू 100%, इतना से डिक्रीज़ हुआ है। सो h बाई 11 डेट इज़ 1 बाई 11, सो 9 1 बाई 11%, ठीक है। 16 का ई। चलो 17 नंबर सेज अ मर्चेंट bought some goods at a discount of 20% of the list price. He wants to mark them at such a price that he can give a discount of 20% of the mark price and still make a profit of 20% of the selling price. The percent of the list price at which he should mark them is. अब ऐसा क्वेश्चन बच्चों हम लोगों ने करा है, कहाँ करा है, तो ग्राउंड ज़ीरो के ही एक क्वेश्चन में हम लोगों ने करा है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 17 हैज़ बीन ऑलरेडी डन। तो कैसे करना है, तो तरीका तो वही होगा कि सी आप कॉस्ट प्राइस को मान लो, ठीक है, एल को लिस्ट प्राइस मान लो और एस को सेलिंग प्राइस मान लो, ठीक है, एम को मार्क प्राइस मान लो, ठीक। तो भाई कॉस्ट प्राइस के बारे में कुछ बोल रखा है क्या, बिल्कुल बोल रखा है, क्या अबाउट सम गुड्स। तो कॉस्ट प्राइस जो है वो 20% ऑफ द लिस्ट प्राइस, मतलब लिस्ट प्राइस का जो भी भाव था उसके 20% डिस्काउंट मिला 20%। तो भैया ख़रीदा कितना में 4/5 ऑफ द लिस्ट प्राइस। ही वॉन्ट्स टू मार्क दैट ही कैन गिव ए 20% ऑफ द मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस तो एम है, ठीक है, एंड स्टिल मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हम एस रखे थे और बेचने के बाद क्या होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस का प्लस 20% ऑफ सेलिंग प्राइस का, ये उसको प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है, कॉस्ट प्राइस का प्लस 20%। अच्छा और क्या दिया हुआ है, ही गिव 20% ऑफ द मार्क प्राइस, तो बेसिकली 20% मार्क प्राइस पे, तो एस इज इक्वल टू 4/5 है, सॉरी। तो अब किसी को यहाँ पे उठा के रख दिया जाए, जैसे एस इज इक्वल टू 4/5 एम है। अब हमें ये पता है कि हमें निकालना क्या है, मार्क प्राइस निकालना है, तो मार्क प्राइस मतलब सबको कन्वर्ट करना है। अब कन्वर्ट कैसे होगा, तो हमको ये पता है, मार्क प्राइस तो पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट करते चलो किस में, 4/5 एल क्या है कॉस्ट प्राइस, और यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है, एस इज इक्वल टू सी प्लस एस बाई 5, और एस बाई 5 इसका मतलब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 4/5 एल है और प्लस एस बाई 5, एस की जगह क्या है 1/5 इंटू एम, हो गया, वैल्यू निकाल लो यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज log p प्लस log q इज इक्वल टू log p प्लस q ओनली इफ। तो log p प्लस log q का मतलब क्या है, log ऑफ पी क्यू एंड दैट इज इक्वल टू log ऑफ p प्लस q, ठीक है। तो बेसिकली इस केस में होगा क्या, लॉग का कंपैरिजन तब करते हैं बच्चों जब पी क्यू बराबर पी प्लस क्यू हो जाए। तो बेसिकली इस केस में क्या होगा कि p का मान पूछा गया है, तो p का मान क्या हो जाएगा q बाय p, अगर हम बाहर ले लिए तो q बाय q माइनस 1, सो 18 का d, ठीक है, q बाय q माइनस 1, डन। नेक्स्ट 19 सेज angle b of triangle ABC is trisected by BD and BE which meet AC at D and E respectively, then अच्छा देखा जाए क्या कह रहा है, एंगल बी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी, दिस इज सपोज ए बी सी, इज ट्राइसेक्टेड बाय बी डी एंड बी, ओके ट्राई सेक्शन किया गया है, तो ये डी है ये ई है,
विच मीट, हाँ ठीक है। अब हमसे बोला क्या गया है, सिंस क्वेश्चन में ये दिया है कि एंगल बाइसेक्टर है, तो बेसिकली हम लोग एक सिंपल चीज़ जो हम लोगों ने पढ़ा भी है बच्चों, प्रीवियस लेक्चर अगर आप देखो ही ध्यान से, तो उसमें मैंने एक बात बताई थी कि ए बी सी एक ट्रायंगल है और एक एंगल बाइसेक्टर डी है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ए बी बाई ए सी जो होगा वो बी डी बाई डी सी होगा इफ़ दे आर द एंगल बाइसेक्टर्स। तो बेसिकली अब हमको यहाँ पे क्या पता है कि बी डी जो है एटलीस्ट वो किस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल ए बी ई। अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ए बी बाई बी ई इज इक्वल टू ए डी बाई डी ई, ये कह सकता हूँ। ए बी बाई बी ई इज इक्वल टू ए डी बाई डी ई, तो ए डी बाई ए डी और ए बी है और बी सी और ई सी है, नहीं, अच्छा ठीक है। सेकेंड वाला केस में क्या होगा, सिमिलरली मैं ये कह सकता हूँ बच्चों कि बी डी सी ट्रायंगल में बी डी बाई बी सी इज इक्वल टू डी बाई ई सी, ये भी ट्रू है, बी डी बाई बी सी, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या कहेंगे, हमें एक तरफ ए डी बाई ई सी चाहिए, ए डी बाई ई सी। सो ए डी बाई ई सी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस दोनों का प्रोडक्ट निकाल लो तो ए डी बाई ई सी आ जाएगा, डैट इज इक्वल टू ए बी बाई बी इंटू बी डी बाई बी सी, ये हो जाएगा ए बी बाई बी इंटू बी डी बाई बी सी। सो आंसर डी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 says if x by y is equal to 3/4 then the correct expression in the following is, ओके। अब ये दिया हुआ है कि x इक्वल टू 3/4 y है, तो एक काम करते हैं इंडिविजुअली पुट कर लेते हैं, तो 1 + x by y, सो द इनकरेक्ट एक्सप्रेशन, ये तो करेक्ट है, ठीक है। y बाई वाई माइनस एक्स, इसका मतलब अगर उल्टा करो तो y माइनस एक्स बाई वाई कितना होना चाहिए, 1/4, डेट इज़ 1 माइनस एक्स बाई वाई, हाँ 1/4, ये भी ट्रू है। अब 1 + 2 इंटू वाई बाई एक्स, तो 2 इंटू वाई बाई एक्स डेट इज़ 8/3, 11/3, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट x/2y, तो 2 नीचे मल्टीप्लाई हो गया, 3/8 करेक्ट है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो रॉन्ग कौन सा बच गया, ऑफकोर्स दिस वन, ई इज़ द आंसर, डन। The sides of a regular polygon of n sides n greater than 4 are extended to form a star. The number of degrees at each point of the star is, so n is greater than 4, तो इसका मतलब how it would look like, n greater than 4 के लिए हम ऐसे बना सकते हैं फिगर, मान लो n is equal to 5 ही बना लें, सपोज पेंटागन से, ये एक पेंटागन है, ठीक है, और इसके साइड्स एक्सटेंड होके कहाँ पे मिल रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग ए स्टार, इट मीन्स ये ऐसे जा रहा और ये साइड कुछ ऐसे जा रहा, इट्स गोइंग लाइक दिस, ठीक है। अगेन ये दोनों साइड कहाँ पे मिल रहे, सो बेसिकली दे आर फॉर्मिंग द स्टार स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। और ये दोनों साइड्स कहाँ मिल रहे, सो बेसिकली दे आर फॉर्मिंग द स्टार, और बाकी रिमेनिंग साइड जो बच गए वो ऐसे एक स्टार बना रहे हैं, ठीक है, आर एक्सटेंडेड टू फॉर्म अ स्टार। अब क्या कह रहे हैं, द नंबर ऑफ डिग्रीज एट ईच पॉइंट ऑफ द स्टार इज, अच्छा सबसे पहले जो इंटीरियर एंगल होता है वो कितना रहता है, ईच इंटीरियर एंगल इज गिवन बाय n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n, ये हो गया ईच इंटीरियर एंगल की बात। अच्छा तो इसका मतलब जो एक्सटीरियर एंगल होगा, मतलब इसके बाहर वाला, तो वो बेसिकली कितना हो जाएगा, डैट विल बी इक्वल टू 3, कितना हो जाएगा 180 माइनस, अगर इसे कर दे वैल्यू तो आ जाएगा, तो 180 माइनस कितना 180 इंटू n-2/n, सो बेसिकली कितना हो गया, 180 बाहर ले लिए, 1 माइनस n-2/n, so what is the value, that is equal to n minus n by 2, that is 360/n. Of course
ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, वो भी 360/n होता है, डायरेक्टली कह सकते हैं। अच्छा, अब मैंने इसको एक्सटेंड करा है क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा एक्सटेंशन के लिए। तो अगर एक एंगल 360/n है, सो बेसिकली दूसरा भी 360/n होगा, तो इसका मतलब टोटल कितना हो गया 720/n। तो एंगल ऑफ द स्टार कितना हो जाएगा 360 माइनस 720/n, नॉट 360, दिस विल बी 180। टोटल ट्रायंगल का एंगल का सम कितना होता है 180 माइनस 720/n, ये हो गया वैल्यू। सो बेसिकली 180 बाहर ले लो तो बचा क्या 1 माइनस 4/n। सो बेसिकली दिस विल बी 180 इंटू n माइनस 4 डिवाइडेड बाई n। तो 180 इंटू n माइनस 4/n, दैट इज द आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 सेज, क्या कह रहा है कि ऑन हाइपोटेनियस ए बी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी ए सेकेंड राइट ट्रायंगल ए बी डी इज कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, विथ हाइपोटेनियस ए बी। ओके, सो बेसिकली अगेन मान लो एक ट्रायंगल है कुछ ऐसा, दिस इज ए बी एंड देयर इज समवेयर सी, ठीक है। और क्या कहा है, एक ऐसा ट्रायंगल बनाया गया, फिर से एक राइट ट्रायंगल बनाया गया ए बी डी, ठीक है, ए बी डी, ये 90 है, बोल रहा है ए बी हाइपोटेनियस था, ठीक, बी सी बोल रहा है 1 है, ए सी बोल रहा है बी है, एंड ए डी बोल रहा है कि 2 है, तो बी डी कितना होगा। सो बेसिकली हम ए बी को दो तरीके से देख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी में ये रूट अंडर 1 प्लस बी स्क्वायर होगा, ठीक है, और अगेन ए बी जो होगा इट कैन बी रिटन एज, हमें चाहिए बी डी, तो ए बी अगेन कैन बी रिटन एज बी डी का स्क्वायर प्लस 4। अब दोनों को इक्वेट किया जा सकता है तो कितना हो गया, और स्क्वायर कर लेंगे तो ये हट जाएगा, इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस 4। सो बेसिकली बी डी स्क्वायर विल बी वॉट, बी स्क्वायर माइनस 3 डेट इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर। सो बी डी इज इक्वल टू रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 3। सो 22 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज 23rd, if x square minus bx by ax minus c is equal to m minus 1 by m plus 1 has roots which are numerically equal but of opposite sign, the value of m must be। okay, so ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं 23rd को सिंप्लीफाई किया जा सकता है, क्या लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स इज इक्वल टू m माइनस 1 बाई एम प्लस 1 है, ठीक है, और ब्रैकेट में ए एक्स माइनस सी आई एम क्रॉस मल्टीप्लाइंग, कंसिडरिंग क्या कि m माइनस 1 तो है नहीं, पहला बात m कैन नॉट बी माइनस 1, और एक्स सी बाई ए है नहीं, क्योंकि अगर ये नहीं ये दोनों हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएंगे वैल्यू, ठीक है। तो बेसिकली एक्स स्क्वायर, अब हम x को एक तरफ लेके आ रहे हैं तो माइनस एक्स बाहर ले लो, तो b प्लस एम माइनस 1 बाई एम प्लस 1, और बाद में क्या बचा, माइनस यहाँ पे था तो प्लस m माइनस 1 बाई एम प्लस 1 इंटू सी दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आ गया। अब इसके आने के बाद क्या बोल रहे हैं कि इनके रूट्स न्यूमेरिकली इक्वल हैं बट ऑफ अपोजिट साइन है, तो न्यूमेरिकली इक्वल बट ऑफ अपोजिट साइन, इसका मतलब क्या है, सम ऑफ रूट क्या होगा, सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा, और अपोजिट साइन क्या है तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, ये 0 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई, तो बी प्लस एम माइनस 1 बाई एम प्लस 1 बाई 1 दैट शैल बी इक्वल टू 0। तो बेसिकली बी एम प्लस बी प्लस एम माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो ये हो गया। अब क्या कहा है, अच्छा यहाँ पे ये ए भी था तो ये भी ए रहेगा, तो बेसिकली बी एम और ए एम माइनस ए रहेगा, ए एम माइनस ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो बेसिकली हमें चाहिए क्या, एम का वैल्यू चाहिए, तो एम क्या हो गया, सो एम कॉमन ले लो, बचा कितना ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, सो बेसिकली एम इज इक्वल टू ए माइनस बी बाय ए प्लस बी। सो दिस इज अगेन ए नाइस क्वेश्चन एंड दिस वॉज ऑल्सो ए गुड क्वेश्चन 21। So answer is a minus b by a plus b. Done. Next 24 number question says, in the figure it is given that angle C is equal to 90. Okay, angle C 90 है, ठीक है, AD is equal to DB दिया हुआ है, AD is equal to DB, AD is equal to DB, okay, ये दोनों दिया है इक्वल, D is perpendicular, ये भी दिया है, AB 20 है, AB 20 है, तो ये 10 होगा, ये भी 10 होगा, AC 12 है, AC 12 है,
ठीक है। द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए डी ई सी इज ADEC, हाँ ठीक है, ADAC का एरिया निकालना है। सो बेसिकली हाउ वुड वी गो थ्रू। तो हमें एक बात तो पता है क्या, कि हम ये कह सकते हैं ट्रायंगल, इफ़ यू सी द ट्रायंगल BDE इज सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा, BCA ये तो सिमिलर है, ठीक है। अब यहाँ से क्या कहा जा सकता है कि अगर हमको ये पता चल गया तो AC हमको दे रखा है और हमको BD भी पता है, तो बेसिकली हम ये तो कह सकते हैं कि एरिया ट्रायंगल, एरिया का रिलेशन लाएंगे कैसे, तो एक तरीके से ला सकते हैं कि अगर छोटा वाला एरिया निकल गया और बड़ा वाला तो माइनस कर सकते हैं। सो एरिया ट्रायंगल BDE बाय एरिया ट्रायंगल BCA इज इक्वल टू क्या होता है, रेशियो ऑफ, ये याद रखना बच्चों, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर साइड्स। इसका मतलब BD और BC को देख लिया जाए, BC नहीं पता हमें, तो D और CA को देख लिया जाए, नहीं पता, तो BE और BE पता है क्या, नहीं। हैव आई रिटन इट रॉन्ग, ट्रायंगल BDE सिमिलर है किसके, ट्रायंगल D की जगह पे C और A, सही है, BDE और BCA सही है, ठीक है। हमें पता क्या क्या है, एरिया ट्रायंगल BDE बाय एरिया ट्रायंगल BCA शैल बी इक्वल टू BD का स्क्वायर, हाँ BD तो पता ही है, और बाय BC का स्क्वायर, तो BC तो नहीं पता है, BC पता कर सकते हैं बट BC कैसे निकलेगा, 20 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, सो बेसिकली दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 400, दैट इज 400 minus 144, so 16 10 1 that is root under 256 which is equal to 16। तो अब तो पता चल गया कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू BD का स्क्वायर बाय BC का स्क्वायर, और BD कितना है, BD इज 10, 10 का स्क्वायर 100, और नीचे कितना हो गया BC का स्क्वायर, दैट इज 256, और एरिया ट्रायंगल BDE क्या हमें ये पता है, बिल्कुल पता है, कैसे पता कर सकते हैं, नहीं एरिया ट्रायंगल BCA ये तो पता ही है कैसे, तो एरिया ट्रायंगल BCA ये तो सिंपल है, हाफ इंटू 12 इंटू 16 हो जाएगा, सो डैट इज़ 96। तो बेसिकली एरिया ट्रायंगल BCA 96 है, ऊपर का एरिया नहीं पता, एरिया ट्रायंगल BDE नहीं पता। सो यहाँ से कितना हो गया, 96 मल्टीप्लाई कर लिया जाए इस तरफ, तो आंसर क्या होगा, 16 6 96, 16 से 16 and then it will be 25 and then it will be 4, so this is 2 and this is 3, so 75 by 2, so area triangle BDE ये कितना हो गया 75 by 2, और ये 75 by 2 और बड़ा वाला टोटल 96 है, तो ये कितना हो जाएगा 96 माइनस 75 by 2, so basically this is equal to 92 192 minus 75, so 75 85 90 117 by 2, that is 58 1 by 2, so this is the concept 58 1 by 2, it is again a good question, so this is VVI। कहाँ से आया, तो कंसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी से आया, तो सिमिलैरिटी से एक एरिया निकालिए और फिर सब्ट्रैक्ट कर लिया। 25th नंबर क्वेश्चन says a powder man set a fuse for a blast to take place in 30 seconds. He ran away at a rate of 8 yards per second. Sound travels at the rate of 1080 feet per second. When the powder man heard the blast, he had run approximately. अच्छा, तो दिया क्या क्या है, क्वेश्चन says सेट ए ब्लास्ट, मतलब ब्लास्ट कितने देर में होने वाला है 30 सेकंड में, और ये भाग रहा है किस रेट से 8 यार्ड पर सेकंड से, 8 यार्ड पर सेकंड से, तो पहले तो 30 सेकंड ये भागा होगा, तो 240 यार्ड तो भाग ही गया, साथ में मान लेते हैं टी टाइम के बाद ब्लास्ट सुनाई पड़ा इसको, मतलब नॉट टी टाइम के बाद,
इसके बाद टी टाइम साउंड ट्रैवल किया होगा, सिंपल सा बात है, टी टाइम साउंड ट्रैवल करा है। तो अगर साउंड टी टाइम ट्रैवल करे तो इसके लिए कितना दौड़ा होगा ये 80। साउंड किस स्पीड से जा रहा है 1080 फीट पर सेकेंड। अच्छा 1080 फीट पर सेकेंड। अब एक फीट में कितना होता है 3 यार्ड। 3 यार्ड तो बेसिकली या तो हम इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, मैं काउंट कर रहा हूँ टी को टी यार्ड पर सेकेंड के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर टी यार्ड पर सेकेंड है तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा 1080। सो यहाँ पे हम ऐसे लिख रहे हैं 240 प्लस 8 यार्ड इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 1080 टी फीट पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया गया, ठीक है। सो ये कितना हो गया 720 इज इक्वल टू 1080 माइनस 24। सो 1080 माइनस 24 टी तो बेसिकली कितना हो जाएगा 80 60 56 1056 टी। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसका वैल्यू कितना आ गया 720 बाई 1056। तो बेसिकली व्हाट वी नीड 240 प्लस 8 इंटू टी दैट इज़ 8 इंटू 720 डिवाइड बाई 1056। सो 8 से कट रहा है क्या 8 1 8 8 3 24 132। सो 132 सो 105 लगभग ये कितना होगा 132 13 4 132 5 कितना आ रहा है 5 to 10 5 to 10 5 to 15 16 660 लगभग 5 पॉइंट समथिंग। सो आंसर विल बी 245 पॉइंट समथिंग। तो 245 यार्ड अप्रॉक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 सेज आर प्लस 1 बाय आर का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो आर क्यूब प्लस 1 बाय आर का होल क्यूब निकालना है। सो बेसिकली आर क्यूब प्लस 1 बाय आर क्यूब को क्या लिखेंगे आर प्लस 1 और आर प्लस 1 बाय आर और आर स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बाय आर स्क्वायर। क्यों ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सो आर प्लस आर 1 बाय आर और यहाँ पे कितना हो गया आर स्क्वायर प्लस 1 बाय स्क्वायर दैट इज आर प्लस 1 बाय आर का होल स्क्वायर माइनस 3। तो आर प्लस 1 बाय आर का होल स्क्वायर कितना दिया हुआ है 3 3 माइनस 3 कितना हो गया 0। तो आंसर इज 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 सेज the ratio of the perimeter of an equilateral triangle having an altitude equal to the radius of the circle to the perimeter of an equilateral triangle inscribed in the circle। अच्छा having an altitude equal to the radius of a circle to the perimeter of an equilateral triangle inscribed in the circle, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है, मान लो एक सर्कल है, तो सर्कल अगर ऐसा है कि सपोज मान लो सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल है और सर्कल का रेडियस आर है, ठीक है। तो पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। अब इसका सेंटर यहाँ होगा, सेंटर अगर यहाँ है तो बेसिकली एल्टीट्यूड कुछ ऐसा होगा, ये तो आर रहेगा ही रहेगा। अच्छा इसका ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर सब कुछ एक जगह रहता है, तो मीडियन भी यही होगा, एल्टीट्यूड भी यही होगा। नाउ दिस इज द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। अब ये पता है हमें कि एल्टीट्यूड जो होता है वो √3/2x होता है, ये x है, तो √3/2x और मीडियन अगर यही मीडियन है तो मीडियन किस रेशियो में बांटता है 2:1। तो बेसिकली जो r वाला पार्ट है वो 2/3 ऑफ √3/2x है एंड दैट इज इक्वल टू r। तो बेसिकली x यहाँ से कितना हो गया 2 कट गया, x विल बी इक्वल टू 3/√3 दैट इज इक्वल टू √3। सो अगर x √3 है तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, सो पेरीमीटर विल बी 3√3, ठीक है, दैट इज 3√3 यूनिट। अब और क्या कहा था, द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग एन एल्टीट्यूड इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। अच्छा एक दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका मान लो ये एल्टीट्यूड रेडियस के बराबर है, मतलब r के ही बराबर है। तो इसका मतलब बेसिकली √3/2 y कह लो, ये y है, तो √3/2y r के बराबर है। तो y किसके बराबर है 2r/√3 के बराबर है। तो बेसिकली पेरीमीटर सेकेंड वाले का कितना हो जाएगा, पेरीमीटर विल बी इक्वल टू कितना 3 × 2r/√3।
सो बेसिकली दिस विल बी 2√3r। अब बोला क्या था, रेशियो ऑफ द पेरीमीटर। अच्छा, तो 2√3r, सो बेसिकली 2√3r इज टू 3√3r कितना हो गया, r कट गया, √3 कट गया, सो 2:3 दैट इज द आंसर। 2:3, तो 2:3 दैट इज the answer. Next question says, question number 28. In the table shown, the formula relating x and y is x 1 3 2 7 3 13 4 21 और 31। मतलब इसके बीच का 4 डिफरेंस है, इसके बीच का 6, इसके बीच का 8, इसके बीच का 10। तो बेसिकली फेज से जब सेकेंड डिफरेंस निकाल रहे हैं तो 2 आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्वाड्रेटिक का वैल्यू रहा होगा। तो लीनियर तो हो नहीं सकता, इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, डी भी हटा दो, ये भी क्यूबिक है, तो बेसिकली क्वाड्रेटिक रहेगा। अब क्वाड्रेटिक में ये चेक कर लिया जाए कि सी नंबर ऑप्शन आ रहा है कि नहीं। तो बेसिकली जब 1 पुट करें तो 3 आ रहा है, जब 2 पुट कर रहे हैं तो 7 आ रहा है, 3 पुट कर रहे हैं तो 13, 4 पुट कर रहे हैं तो 21। सही है, सो आंसर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जब भी सेकेंड डिफरेंस कांस्टेंट हो जाए तो बेसिकली वो क्वाड्रेटिक का इक्वेशन हो सकता है, और अगर थर्ड डिफरेंस कांस्टेंट होता तो क्यूबिक होता। क्वेश्चन नंबर 29 सेज, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 यूनिट्स। ठीक है, 29 में एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 यूनिट है। ए बी, सी डी एंड ए बी आर परपेंडिकुलर डायमीटर्स। ठीक है, सी डी और ए बी एक परपेंडिकुलर डायमीटर्स है। ठीक है, this is AB, this is CD, suppose they meet at O and this O is perpendicular। ठीक है, a chord CH cutting AB at K is 8 units long। ठीक है, A unit long, a chord CH cutting AB, तो C से H, CH cutting AB। ठीक है, कुछ ऐसा रहा होगा, ये CH है, कटिंग AB, नहीं, कॉर्ड यहाँ पे CH है और K कहाँ पे है बच्चों, K यहाँ पे है। कह रहा है इज़ 8 यूनिट लॉन्ग। अच्छा, टोटल लेंथ 8 दिया है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, लेट के बी को x मान लेते हैं और सी के को y। तो के बी का लेंथ x मान रहे हैं और सी के को y मान रहे हैं। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं के 10 यूनिट था, सर्कल रेडियस 5 यूनिट है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 10 माइनस एक्स, और ये अगर y है और सी एच का लेंथ कितना है 8, तो ये कितना हो जाएगा 8 माइनस वाई। अब हमें एक चीज़ पता है बच्चों कि कभी भी कोई भी कॉर्ड जब किसी पॉइंट पे कट करता है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी, तो ए के इंटू के बी इज इक्वल टू सी के इंटू के डी, दिस इज़ द वैल्यू। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हम ये कह सकते हैं कि y इंटू 8 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू 10 माइनस एक्स, ये तो होगा ही होगा। ठीक है, अच्छा, और एक बात क्या, कि हमको पता है कि एक रिलेशन y और x का आ गया, दूसरा रिलेशन कहाँ से आएगा। सो सेकेंड रिलेशन यहाँ से आ सकता कि अगर x है ये, तो इसका जो लेंथ होगा, रेडियस 5 है, तो ये 5 माइनस एक्स होगा। ठीक है, सो आई कैन से 5 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ट्रू, तो पहला इक्वेशन यहाँ है, सेकेंड इक्वेशन यहाँ है, तो हाउ डू वी मैनेज 8y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x माइनस एक्स स्क्वायर, पहला इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 25 प्लस 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 50 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, सो 10x माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट इज़ 50 माइनस वाई स्क्वायर, तो 8y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 50 माइनस वाई स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 50/8, दैट इज़ 50/8, तो 25/4। y हमें मिल गया 25/4,
हमें चाहिए क्या था बच्चों, व्हाट वी नीड, अच्छा डायमीटर ए बी, मतलब हमें x चाहिए और 10 माइनस एक्स, तो x कैसे निकलेगा, किसी एक में पुट कर लेते हैं इक्वेशन में, y 25/4 आया, तो x इंटू 10 माइनस एक्स, सो बेसिकली x कितना हो जाएगा, 25/4 है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए इसमें पुट करते हैं वाई स्क्वायर माइनस 25, सो y 25/4, तो x इंटू 10 माइनस एक्स। ईज़ी तरीका क्या है बच्चों कि अगर हम x देखना चाह रहे हैं तो हमें ये पता है कि 10 ये टोटल है, ठीक है, 10 अगर टोटल है और ये पार्ट अगर x है, तो x और y का रिलेशन कहाँ से रिलेट कर सकते हैं इसे, आई कैन से 5, हाँ ठीक है, चलो किसी एक पे पुट ही कर लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो 25/4 दैट इज 625 कितना आ रहा है 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 25, सो वाई स्क्वायर मतलब 625/16, 625/16 माइनस 25, सो बेसिकली 25 10 250 150 400, 400 मतलब 225/16, सो बेसिकली 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 15/4, तो यहाँ से x कितना हो रहा है, एक बार आ रहा है 5 माइनस 15/4 और एक बार आ रहा है 5 प्लस 15/4, सो डैट इज इक्वल टू x या फिर x, तो 20 में तो एक बार आ रहा है x 5/4 और एक बार आ रहा है 35/4, ये तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि x तो 5 से कम होना चाहिए, तो x का मान कितना हो गया 5/4, तो x इज़ 5/4, 10 माइनस एक्स कितना होगा 10 माइनस 5/4 डैट इज़ 35/4, तो बेसिकली 1.25 एक और 8.75 दूसरा, तो हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, नाउ दिस आर बीइंग गुड क्वेश्चंस, 27 इज रियली ए गुड क्वेश्चन, इवन 26 वाज गुड, नाउ 29 इज बीइंग गुड, 30, अब क्या कह रहा है, व्हेन द सम ऑफ first 10 terms of an arithmetic progression is 4 times the sum of first 5 terms, the ratio of the first term to the common difference, ओके तो बच्चों दिया क्या है, मान लो फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, कहा क्या है सम ऑफ फर्स्ट टर्म 10 टर्म्स 10/2 2a प्लस 9d, ये कह रहा है इज 4 टाइम्स, अच्छा इज इक्वल टू 4 टाइम्स द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स, मतलब 5 टर्म्स मतलब 5/2 2a प्लस 4d, ये इसके बराबर है, ठीक है, तो यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, तो 5 to 10a प्लस 45d इज इक्वल टू 20a, ठीक है, प्लस 5 to 10 40d, सो बेसिकली कितना हो जाएगा 45 माइनस 45d इज इक्वल टू 10a, तो पूछा क्या है फर्स्ट टर्म टू कॉमन डिफरेंस, तो a/d पूछ रहा है, दैट इज 1:2, सो 30 का 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 says given 12 points in a plane, no 3 of which are collinear, the number of lines they determine is, तो सिंपल सी बात है बच्चों कि अगर ऐसा है 31st में, तो कहना क्या है 12 पॉइंट है और 12 में से अगर हम कोई भी 2 सेलेक्ट कर लें तो वो तो हमको लाइन ही देगा, क्यों, क्योंकि वो तो कोलिनियर नहीं है 3, ठीक है, तो 12 में से कोई भी 2 अगर चूज़ करते हैं तो 12c2 का मतलब क्या होता है n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, सो डैट इज 66, सो द आंसर विल बी 66 लाइन्स, ठीक है, आंसर इज 66। 32 क्या कह रहा है k टेक्स 30 मिनट्स लेस देन m टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 30 माइल्स, ओके 30 माइल का दूरी है, 30 माइल का दूरी है, और क्या कह रहा है कि
travels 1/3 miles per hour faster than mm if x is k rate of speed. Okay, k travels faster. तो अगर x माइल ट्रैवल करना है उसको, ओके, देन केस टाइम फॉर द डिस्टेंसेस, तो बेसिकली टाइम कितना लगेगा 30/x किसको ट्रैवल करने में, k को ट्रैवल करने में. क्यों? k का स्पीड और डिस्टेंस दोनों दिया हुआ है. अब क्या कह रहा है, तो m को इससे ज़्यादा लगा है. m को कितना ज़्यादा लगा है, तो 30 मिनट ज़्यादा लगा है. तो बेसिकली केस टाइम फॉर द डिस्टेंस, इफ x इज केस रेट ऑफ स्पीड देन केस टाइम फॉर द डिस्टेंसेस. तो टाइम तो हमको पता चल गया, और डिस्टेंस टोटल कितना है, तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, k ट्रेवल्स 1/3 माइल्स पर आवर फास्टर, तो k का रेट x है, तो बेसिकली 1/3 माइल पर आवर फास्टर देन, तो बेसिकली m का स्पीड कितना होगा बच्चों, x माइनस 1/3. ठीक है, ये स्पीड है, और टाइम कितना लेता है, 30 मिनट ज़्यादा लेता है. सो बेसिकली आई कैन से केस टाइम फॉर द डिस्टेंस. तो डिस्टेंस के लिए तो ओके, वाई एम कैलकुलेटिंग, ये तो k का ही पूछ रहा है बच्चों, तो k तो 30/x ही हो जाएगा डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड. लेकिन अगर m का पूछता, तो m के साथ क्या सीन कर सकते थे, m का टाइम जो है वो स्पीड है x माइनस 1/3, और टाइम जो ले रहा है वो 30 मिनट ज़्यादा ले रहा है. तो 30 मिनट मतलब 30/x प्लस 1/2. तो टोटल डिस्टेंस अगर हम निकालना चाहें तो दिस इज़ द फॉर्मूला, स्पीड इंटू टाइम. सो दिस विल बी द टोटल डिस्टेंस. ठीक है, और टोटल डिस्टेंस दे कितना रखा है, ऐसे भी 30 माइल दे रखा है. तो बेसिकली डैट विल बी द आंसर. सो दिस इज एन ईजी वन. ठीक है, एक सर्कल और स्क्वायर का सेम पेरीमीटर है. ठीक है, एक सर्कल और स्क्वायर का सेम पेरीमीटर है. तो मान लो एक सर्कल है जिसका रेडियस r है, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, 2πr. अच्छा, एक स्क्वायर है जिसका साइड s है, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, 4s. बोल क्या रहा है, 2πr बराबर 4s दिया हुआ है, तो ये हमें पता है. अब क्या बोला है, देयर एरियाज आर इक्वल, तो एरिया कितना हो जाएगा, पहले तो सर्कल का एरिया कितना होगा, πr². सो डैट इज पाई इंटू कितना, इसको पेरीमीटर p बोल रहे हैं, तो p/4π², p²/4π², डैट इज p²/4π. अच्छा, इसका एरिया कितना होगा, डैट इज s². सो व्हाट इज s², तो s² मतलब कितना हो जाएगा, 2πr/4. 2πr/4 का मतलब क्या है, पेरीमीटर p/4, डैट इज p²/16. तो ऊपर वाले में आया p²/4π, और इसमें आया p²/16, तो एरियाज तो इक्वल नहीं है. ठीक है, अब ग्रेटर किसका है, क्योंकि 4π, पाई का वैल्यू 3.1 होता है, तो डेनोमिनेटर कम है और इसका डेनोमिनेटर ज़्यादा है, तो एरिया जो होगा वो सर्कल का ज़्यादा होगा. सो एरिया ऑफ द सर्कल इज ग्रेटर. लेकिन कितना टाइम्स ग्रेटर है, तो ये है p²/16 और ये है p², तो एरिया ऑफ द सर्कल इज ग्रेटर. बस, सर्कल का एरिया ग्रेटर है, एरिया ऑफ द स्क्वायर ग्रेटर नहीं है, पाई टाइम्स तो नहीं है. ठीक है, एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई टाइम्स, नो इट इज़ नॉट पाई टाइम्स. करके देख लो, क्योंकि यहाँ पे आया p²/4π और यहाँ आया p²/16, तो अगर कितना ग्रेटर है अगर ये देखना है तो दोनों सब्ट्रैक्ट कर लो. ठीक है, या फिर एक काम कर सकते हैं कि p²/4π को p²/16 कैसे बना सकते हैं, तो बेसिकली π/4 से मल्टीप्लाई करके. तो हम ये कह सकते हैं कि जो सर्कल है वो 4/π टाइम्स
उसका एरिया बड़ा है किससे, स्क्वायर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 सेज द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वॉज इंक्रीज p%, लेटर द न्यू प्राइस वॉज डिक्रीज p%, ओके। सो इफ द लास्ट प्राइस वॉज $1 द ओरिजिनल प्राइस वॉज, ठीक है। तो पहले प्राइस आर्टिकल का मान लेते हैं कि x था, इंक्रीज कितना करा है p%, सो 1 + p/100 ये हो गया अब प्राइस। अब क्या कह रहा है, नया प्राइस जो डिक्रीज़ हुआ है वो p% डिक्रीज़ हो गया, तो 1 - p/100 ये हो गया। अब ये प्राइस जो है वो किसके बराबर है, दैट इज़ इक्वल टू 1, ये प्राइस $1 के बराबर है। तो ओरिजिनल प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं। सो ओरिजिनल प्राइस कैसे निकलेगा, सो दैट इज़ इक्वल टू x = 1/1 - p² का स्क्वायर, ये हो गया। सो दैट इज़ कितना हो जाएगा, 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर माइनस p² दैट इज़ इक्वल टू x, तो आंसर इज़ E, ठीक है। विद अ रैशनल डिनोमिनेटर द एक्सप्रेशन √2, अच्छा इसको एक्सप्रेस करना है रैशनल डिनोमिनेटर के साथ, तो √2 बाई √2 + √3 माइनस √5 है, तो इसको रैशनलाइज पहले करेंगे, √2 + √3 + √5 डिवाइडेड बाय √2 + √3 + √5 से, ठीक है। अब ये हो गया, तो बेसिकली इफ़ आई स्टार्ट मल्टीप्लाइंग 2 + √6 + √10, ठीक है। नीचे कितना हो गया, a + b × a - b, तो 2 + 3 5, 5 + 2 √6 - 5, ठीक है। 5 5 गेट्स कैंसल्ड, बचा कितना बच्चों, 2 + √6 + √10 डिवाइडेड बाय 2 √6। अब हम ऊपर नीचे भी √6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो व्हाट इज़ द वैल्यू, नीचे कितना हो गया 2 × 6, 2 × 6, और ऊपर कितना हो गया 2 √6 + 6 + √60 दैट इज़ 2 √15, तो 2 तो सबसे कटा सकते हैं, तो इधर कितना बचा 6 + 3 + √15 डिवाइडेड बाय 6, डन, दैट इज़ द आंसर, ठीक है। 3 + √6 + √15। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज टू बी कंटिन्यूस एट x = -1 द वैल्यू ऑफ x³ / 1 / x² - 1 इज टेकन टू बी। क्या ले सकते हैं बच्चों, तो कंटिन्यूटी चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए मतलब सिंपल बात है, लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x³ - 1 मतलब x - 1 x + 1 x² - x + 1 डिवाइडेड बाय x + 1 into x - 1, सो बेसिकली दिस विल गेट कैंसल्ड फॉर x टेंडिंग टू -1। अब अगर -1 पुट करें तो वैल्यू कितना आ रहा है, व्हाट विल बी द वैल्यू, सो बेसिकली -1, तो 1 + 1 3 और -1 - 1 2, तो आंसर विल बी -3/2, सो 36 का ई। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 सेज 2 इक्वल पैरेलल कॉर्ड्स, अच्छा 2 इक्वल पैरेलल कॉर्ड है, 2 इक्वल पैरेलल कॉर्ड मतलब एक कॉर्ड ऐसा होगा दूसरा कॉर्ड ऐसा होगा, ठीक है। आर ड्रॉन 8 इंचेस अपार्ट इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 8 इंचेस, ठीक है, ये 8 इंचेस अपार्ट है। क्योंकि कॉर्ड्स इक्वल है तो सेंटर से इक्वी डिस्टेंट होगा, तो ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। अब बोला क्या है, इन रेडियस ऑफ 8 इंचेस, रेडियस कितने का है 8 इंच का है, ठीक है। बोल क्या रहा है, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द सर्कल दैट लाइज बिटवीन द कॉर्ड्स, मतलब किस पार्ट की बात कर रहा है वो, इस पार्ट के। तो हाउ डू वी फाइंड आउट, तो बेसिकली सबसे पहले हम पूरा एरिया निकाल सकते हैं। सो पूरा एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा एक बात ये भी देखा जा सकता है, या फिर ऐसे देख सकते हैं बच्चों, ये 8 है ये 4, तो इस कॉर्ड का लेंथ कितना होगा, डैट विल बी 8 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर का रूट अंडर 64 - 16, सो डैट इज़ 48, 48 का रूट अंडर डैट इज़ 4 √3, तो ये हो गया 4 √3, ठीक है। अब ये 4 है ये 4 √3 है, तो बेसिकली व्हाट विल बी द इजी प्रोसेस टू हैंडल एरिया निकालने के लिए, एक तो बच्चों हम ये कर सकते हैं कि हमें अगर एंगल पता हो जाए ये वाला, तो मैं ये कह सकता हूँ कि
इस केस में दोनों आर्क का एंगल, एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया इन बिटवीन कैन बी सेड, दो तरीके से कहा जा सकता है, या तो सारे ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, 4 टाइम्स हम ये कह सकते हैं ट्रायंगल एरिया, प्लस और क्या कर सकते हैं, ये जो रीजन है इसका, प्लस एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर भी मिल जाएगा। अब हमें ट्रायंगल को अगर देखा जाए, इफ़ वी सी द ट्रायंगल, तो ये 4√3 है, ये 4 है, थीटा इसको मानते हैं, तो tan थीटा विल बी इक्वल टू 4√3/4, डेट इज़ ये 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा, सिर्फ इतना सा पोर्शन 30, तो ये भी कितना होगा 30, ये कितना होगा 60। सो बेसिकली क्वार्टर जो सेक्टर है वो 60 डिग्री का है, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ सेक्टर होगा, क्यों, 2 सेक्टर है इधर, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, डेट इज 60/360 इंटू 2 प्लस 4 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो 4 इंटू हाफ इंटू 4 इंटू 4√3, डन। कितना हो गया बच्चों, दिस इज 2, 4 दूनी 8, 8 4 32√3, 32√3, और इधर कितना हो गया 6, प्लस पाई आर कितना है, सो व्हाट इज द रेडियस, रेडियस इज 8, सो पाई इंटू 8 का स्क्वायर, डेट इज 64 डिवाइडेड बाई 3, सो बेसिकली आंसर विल बी 32√3 प्लस 21 1/3 ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजॉइड फील्ड इज 1400 स्क्वायर यार्ड्स, इट्स एल्टीट्यूड इज 50 यार्ड, फाइंड द टू बेसेस if the number of yards in each base is an integer divisible by 8, the number of solution to this problem is, मतलब बेसिकली क्या कह रहा है, एरिया ऑफ ए ट्रेपेजॉइडल फील्ड, एक ट्रेपेजॉइडल फील्ड है, ठीक है बच्चों, 38 यहाँ पे बना लिया जाए, सो एरिया कहा जा रहा है, एरिया ऑफ ए ट्रेपेजॉइडल फील्ड कितना बोल रहा है, इट्स एल्टीट्यूड इज 50 यार्ड्स, एल्टीट्यूड कितना दे रखा है 50 यार्ड, एल्टीट्यूड 50 यार्ड्स, ठीक 50 यार्ड्स, और क्या बोला गया, फाइंड द टू बेसिस इफ द नंबर ऑफ यार्ड्स इन ईच बेस इज एन इंटीजर डिविजिबल बाय 8, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको बोल देता हूँ 8x, इसको बोल देता हूँ 8y, तो बेसिकली हाफ इंटू 8x प्लस वाई इंटू 50, ये दिया हुआ है 1400, ठीक है, दिस इज गिवन एज 1400, सो बेसिकली यहाँ से कितना हो गया 2 से 4, ये 7, तो x प्लस वाई कितना आया बच्चों 7, अब x प्लस वाई अगर 7 है तो बोला क्या था, तो हमें क्या चाहिए, इंटीजर सॉल्यूशन, x और y मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर, x y ग्रेटर दैन 0, x y बिलोंग्स टू सेट ऑफ z प्लस, सिंपल सी बात, ठीक है, अगर x प्लस वाई सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है तो 1 6 तो होगा, 2 5 होगा, 3 4 होगा, ठीक है, तो क्या पूछा गया है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज, फाइंड द टू बेसिस, द नंबर ऑफ यार्ड्स इन ईच बेस इज एन इंटीजर डिविजिबल बाय 8, हाँ ठीक है, अब इसको अगर उल्टा भी करेंगे तो वही है, सॉल्यूशन तो देगा, तो कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, सो बेसिकली 3 सॉल्यूशन हो सकते हैं, ये 3, हाँ इसके उल्टे सॉल्यूशन भी होंगे, 6 1 5 2 एंड 4 3, बट बेसिकली x और y तो अननोन है, अब हम इसको x लिख सकते हैं या फिर इसको भी तो x लिखा जा सकता है, दिस कैन बी 8x, दिस कैन बी 8y, तो वी डोंट नो विच वन इज x, विच वन इज y, so basically we can say there are 3 solutions. Question number 39 says, अच्छा 37 38 हो गया बच्चों, और 39, सो 39 यहाँ पे, if the perimeter of a rectangle is p and its diagonal is t, the difference between length and width of the rectangle is, मतलब
पेरीमीटर दे रखा है किसी रेक्टेंगल का, मान लो ये लेंथ है ये ब्रेथ है, तो 2 इंटू एल प्लस बी दे दिया है, डैट इज़ गिवन एज पी। ठीक है, इसका मतलब एल प्लस बी दिया हुआ है पी बाई 2, और डायगनल दे रखा है डी। तो डायगनल है रूट अंडर, मतलब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, डैट इज़ कितना, डी का स्क्वायर। बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ एंड विड्थ, तो हम कह रहे हैं मॉड ऑफ एल माइनस बी, तो बेसिकली एल बड़ा होता है बी से, बस ठीक है। डेट कैन बी रिटन एज एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2LB। ठीक है, इसका रूट अंडर, सो एल प्लस बी का होल स्क्वायर विल बी पी स्क्वायर बाई 4 माइनस 2LB। तो एल बी कैसे निकलेगा, अब हमें ये पता है कि एल प्लस बी पी बाई 2 है, तो एल प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हुआ, सो बेसिकली पी स्क्वायर बाई 4 हुआ। इसमें हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 4, और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, डी स्क्वायर। सो बेसिकली 2LB वॉट, पी स्क्वायर बाई 4 माइनस डी स्क्वायर, सो दिस इज पी स्क्वायर बाई 4 माइनस पी स्क्वायर बाई 4 माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, सो दैट इज रूट अंडर, से लिखा हुआ है। पेरीमीटर पी था ना, तो 2 इंटू एल प्लस बी पी, तो एल प्लस बी कितना हुआ पी बाई 2, डायगनल कितना था डी स्क्वायर। हाँ ठीक है, तो एल प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो गया पी स्क्वायर बाई 4। सो बेसिकली पूछा क्या था, लेंथ और विड्थ का डिफरेंस, तो एल माइनस बी पूछ रहा है। अच्छा ये 4LB होगा, दिस इज 4LB, तो 4LB, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एक 2 लग जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 4 माइनस पी स्क्वायर बाई 2 प्लस डी स्क्वायर। सो बेसिकली द आंसर इज डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई 4 का रूट, दैट इज एल माइनस बी। तो आंसर कौन सा होगा, डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई 4, दैट इज 4D स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई 2, तो 4D स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अच्छा 2 तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा ना बच्चों, 2D स्क्वायर, तो बेसिकली रूट अंडर 8D स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, रूट अंडर 8D स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 39 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 40 सेज, 40 क्या कह रहा है बच्चों, इन ऑर्डर टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, टेबल ऑफ वैल्यूज वाज कंस्ट्रक्टेड, दिस वैल्यूज ऑफ द फंक्शन फॉर सेट ऑफ इक्वली स्पेस्ड इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एक्स वेयर 3844 3969 40 96 42 27 43 564। ठीक है, द वन विच इज इनकरेक्ट इज ओके। अब ये सक्सेसिव वैल्यूज़ हैं, ठीक है, सक्सेसिव वैल्यूज़ अगर हैं तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, मतलब एक एफ ऑफ एक्स होगा, एक एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो सकता है, दूसरा एफ ऑफ एक्स प्लस 2h हो सकता है, एंड दिस गोज़ ऑन कहाँ तक, एफ ऑफ कितने टर्म्स दे रखे हैं, 3 7 8, 8 मतलब एक्स प्लस 7h ये। अब अगर ये सक्सेसिव वैल्यू है तो हम ये देखते हैं बच्चों कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होगा कितना। सो बेसिकली दिस विल बी ए इंटू एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस एच प्लस सी माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी। सो दिस विल बी इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2hx प्लस बी एक्स प्लस एच बी एच प्लस सी minus ax square minus bx minus c. So basically ax square will get cancelled and there will be what value is remaining, क्या क्या बच जाएगा, so basically बचेगा a 2ahx बचेगा, ठीक है, यहाँ से, और क्या बचेगा, साथ में bx कट रहा है, सी कट रहा है, प्लस ए एच स्क्वायर बच रहा है और प्लस बी एच बच रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, लीनियर फंक्शन। नाउ दिस इज़ अ लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन किस में, लीनियर फंक्शन एक्स में। ठीक है, तो जो डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस क्या है, 3844 और 3969,
तो बेसिकली इसके बीच का डिफरेंस कितना है 125 और इसके बगल वाले का डिफरेंस कितना है तो 9 और 969 और 96 127। इसके बगल वाले का डिफरेंस कितना है 7 और 6 1 दैट इज़ 131 और 227 और 356। सो बेसिकली डिफरेंस कितना है 129 56 और 89 तो 3 4 133 और इसके बगल वाले का 194 35 और इसके बाद का 137। तो ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, तो गलत कौन हो सकता है? सो विच वन विल बी रॉन्ग? 125 127 अगर ये 129 रहता मतलब कोई एक बीच वाला वैल्यू रॉन्ग है, कौन सा? 127 125 127 इज़ करेक्ट बट दिस 131 सीम्स रॉन्ग। तो इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस और यहाँ पे ये मैच नहीं कर रहा। 4227 इज़ नॉट मैचिंग, तो 4227 कैन बी वन ऑफ द आंसर। तो 4227 इज़ द वैल्यू। अगर सिर्फ एक वैल्यू गलत है तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस। ई। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 सेज, क्या कह रहा है? इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर बाय 6 यूनिट्स, ठीक है, इंक्रीज द वॉल्यूम बाय y क्यूबिक यूनिट्स, ओके, and increasing the altitude of the cylinder by 6 units also increase the volume by y cubic units. If the original altitude is 2 then the original radius is, सिंपल है। क्या कह रहा है कि मान लो एक सिलेंडर था जिसका रेडियस r है और हाइट h है, तो कहा क्या वॉल्यूम कितना होता? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। बट करा क्या इन्होंने, रेडियस को 6 यूनिट बढ़ा दिया, ठीक, एल्टीट्यूड सेम रखा, तो वॉल्यूम v प्लस वाई बन गया। अब एल्टीट्यूड को बढ़ाया h प्लस 6 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो बेसिकली हुआ क्या, इनके ऑल्सो इंक्रीज द वॉल्यूम बाय v यूनिट्स, v प्लस वाई। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि r प्लस 6 का होल स्क्वायर इंटू h, मतलब क्वेश्चन नंबर 41 विल बी r प्लस 6 का होल स्क्वायर इंटू h विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? अच्छा एक पाई भी रहेगा, सो पाई इंटू एच प्लस 6 इंटू आर स्क्वायर, पाई इंटू एच प्लस 6 इंटू आर स्क्वायर, पाई पाई गेट्स कैंसल्ड, ठीक है। एच कितना दे रखा है, एच एल्टीट्यूड कितना है 2 यूनिट्स, ठीक है। सो बेसिकली आर प्लस 6 का होल स्क्वायर इंटू 2 विल बी इक्वल टू 8 इंटू आर स्क्वायर, सो दिस इज आर स्क्वायर प्लस 36 प्लस, या फिर डायरेक्ट कर लो यहीं से बच्चों, क्या हो जाएगा? आर प्लस 6 का होल स्क्वायर कितना है 4 आर स्क्वायर, तो आर प्लस 6 कितना हो जाएगा प्लस माइनस 2 आर, तो एक आंसर कितना आया, एक आंसर आएगा 2 आर, आर इज इक्वल टू 6 आएगा, और एक आंसर आर माइनस में आ रहा है, तो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा नेगेटिव वैल्यू। सो बेसिकली आर इज 6। ना अगर आर 6 है तो ओरिजिनल रेडियस की बात हो रही थी, तो 41 का सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से इज 42 डी, क्या कह रहा है? D represents a repeating decimal. If P denotes the R figure of D which do not repeat themselves and Q denotes the S figure which do repeat themselves, then the incorrect expression is. Now this is again a good question. Easy है but confuse कर सकता है, ठीक है। अब एक बात समझो, जैसे D इसने क्या लिख रखा है, सपोज 7.73333 सपोज लिख रखा है, तो एक बात बताओ, अगर 10D मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 7.33333। बस इसका कहना ऐसा ही है कि एक डेसिमल है, पॉइंट P Q Q Q Q N चलता रहे, तो ये तो ट्रू है। अब कह रहा है कि P क्या है, P R फिगर ऑफ D है जो कि रिपीट नहीं करता है। तो एक बात बताओ, अगर 10 टू द पावर R से मल्टीप्लाई करें, जैसे यहाँ किए थे 10 टू द पावर 1 से, तो जो रिपीट नहीं हो रहा था वो एक साइड आ गया था। तो 10 टू द पावर R से करेंगे तो जितने भी नॉन रिपीटिंग फिगर हैं वो एक तरफ आ जाएंगे, तो ये भी ट्रू है बी, ठीक है। अब सी क्या कह रहा है, सी में कह रहा है कि 10 टू द पावर R प्लस S, व्हाट इज S? Q डिनोट्स द S फिगर विच डू रिपीट देमसेल्व्स। तो ठीक है,
तो 10 टू द पावर आर प्लस एस का मतलब क्या है, एस प्लस डी। तो दिस सिंपली मीन्स कि जितने एस वाले फिगर्स हैं मतलब क्यू के एस फिगर्स वो उधर आ जाएंगे, तो डैट इज पी क्यू पॉइंट क्यू क्यू क्यू, ये भी सही है सी। व्हाट अबाउट डी, सो डी फॉर डी चेकिंग डी, इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, 10 टू पावर आर इंटू 10 टू पावर एस माइनस वन, तो ये क्या है एक्चुअली 10 टू पावर एस माइनस वन, 10 टू पावर एस माइनस वन, सो 10 टू पावर एस माइनस वन डी का मतलब क्या है 10 टू पावर आर इंटू 99999 एस टाइम्स, ठीक है, और इंटू डी, ये मतलब है। तो अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है बच्चों, 10 टू पावर आर प्लस एस डी माइनस 10 टू पावर आर डी, डेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 टू पावर आर प्लस एस डी, ये कितना है पी क्यू पॉइंट क्यू 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 माइनस पी 2 पॉइंट डेट इज क्यू क्यू क्यू, चलता रहे। तो यहाँ से अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 10 टू पावर आर, तो 10 टू पावर एस माइनस वन डी और पी क्यू माइनस पी बचेगा, ठीक है। सो बेसिकली डी यहाँ से कितना हो जाएगा पी क्यू माइनस पी डिवाइडेड बाई 10 टू पावर आर इंटू 10 टू पावर एस माइनस वन, एंड यहाँ पे कितना लिखा था इज इक्वल टू क्यू, नो दिस इज नॉट इक्वल टू क्यू इंटू पी माइनस वन, दिस इज नॉट इक्वल टू क्यू इंटू पी माइनस वन, क्यों, यहाँ से पी क्यू माइनस पी है, नॉट क्यू पी माइनस क्यू है, तो दिस इज रॉन्ग, तो ये एक्सपेंशन रॉन्ग है, गलत है, ठीक है। सो डी वन इज़ द रॉन्ग वन, तो द इनकरेक्ट एक्सप्रेशन इज डी। अच्छा अगर ई की बात करें तो क्या लिखा है 10 टू पावर आर डी इंटू 10 टू पावर टू एस डी, ठीक है। सो अब देखो 10 टू पावर आर डी के लिए जो पी वाले फिगर थे वो तो बाहर आ ही गए क्योंकि जो अनरिपीटेड थे, अब 10 टू पावर टू एस मतलब 10 टू पावर एस और इंटू 10 टू पावर एस है, तो बेसिकली दो बार जितने क्यू रिपीटेड फिगर्स थे वो इधर आ गए, ठीक है, डन, ई इज़ ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 सेज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू कितने पार्ट्स में, एन इक्वल पार्ट्स, ठीक है, इन ईच पार्ट ए सेमी सर्कल इज कंस्ट्रक्टेड, मतलब कोई भी एक डायमीटर रहा था सर्कल का, ठीक है, उसको एन पार्ट में बांटा गया, ओके, ठीक है, हर पार्ट के लिए सेमी सर्कल कंस्ट्रक्ट किया गया, ठीक है, डन। अच्छा डायमीटर मान लो रेडियस आर था तो डायमीटर कितना होगा 2r, तो हर पार्ट के लिए रेडियस क्रिएट किया गया मतलब हर पार्ट का जो डायमीटर हो जाएगा वो 2r बाई एन होगा, ठीक है। और क्या बोला है एज एन बिकम्स वेरी लार्ज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेमी सर्कल अप्रोचेज ए लेंथ, अब सम कितना होगा, तो बेसिकली सम ऑफ द आर्क, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर की जगह पाई आर, तो पाई इंटू 2r बाई एन, ये हो गया, डेट इज पाई इंटू 2r बाई एन। अब अगर ऐसा है मतलब डायमीटर पता है हमें 2 पाई आर, अच्छा डिवाइड बाई 2, क्यों डायमीटर है ना 2r बाई एन, सो बेसिकली रेडियस कितना होगा उसका हाफ डिवाइड बाई 2, सो दिस इज पाई आर बाई एन। अब कहा क्या गया अगर पाई आर बाई एन है एक का आर्क का, तो सम टोटल कितने ऐसे आर्क हैं एन, तो बेसिकली दिस इज इक्वल टू पाई आर, तो पाई आर क्या हो जाएगा इक्वल टू द सेमी सर्कमफेरेंस ऑफ द ओरिजिनल सर्कल, तो सेमी सर्कमफेरेंस ऑफ ओरिजिनल सर्कल के बराबर आ रहा है, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 सेज इफ एन इंटीजर ऑफ 2 digit is k times the sum of its digits, the number found by interchanging the digit is the sum of the digit multiplied by, एक इंटीजर है ऑफ 2 digits मतलब x और y, ये यूनिट डिजिट पे ये टेंस डिजिट पे, ठीक है। सो तो नंबर क्या हो गया 10y प्लस एक्स इज k टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट x प्लस y, ठीक है। द नंबर फॉर्म्ड बाई इंटरचेंजिंग, अब इंटरचेंज कर दिए, ठीक है, बाई इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज द सम ऑफ द डिजिट्स मल्टीप्लाइड बाय, ये कितना हो गया 10x प्लस वाई, ओके, और 10x प्लस वाई किसके बराबर होगा ये पूछा जा रहा है,
सो इज द सम ऑफ द डिजिट्स मल्टीप्लाइड बाय, तो मतलब बेसिकली सम ऑफ डिजिट्स एक्स प्लस वाई होगा। अब मल्टीप्लाइड बाय आई डोंट नो एम मे बी, तो हमें एम चाहिए। सो हाउ डू वी फाइंड एम? तो बेसिकली ये इक्वेशन 1 है एंड दिस इज इक्वेशन 2। तो हम ये कह सकते हैं अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, 11 एक्स प्लस वाई, ठीक है, एंड डेट इज इक्वल टू क्या, एक्स प्लस वाई एक तरफ कर लो, के प्लस एम, ये मिल गया। अब सो बेसिकली के प्लस एम कितना हो गया, 11, क्योंकि दोनों तो इक्वल है तो एक्स प्लस वाई दे रहे हैं, तो के प्लस एम किसके बराबर हो गया, 11 के बराबर। तो के प्लस एम अगर 11 के बराबर है तो व्हाट इज़ एम, एम विल बी 11 माइनस के, सो एम इज़ 11 माइनस के, डन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इफ़ ए एंड बी आर टू अनइक्वल पॉजिटिव नंबर्स देन क्या होता है, हम लोगों ने ये पढ़ा है बच्चों कि ए एम ग्रेटर दैन इक्वल टू जी एम ग्रेटर दैन इक्वल टू एच एम होता है। सो दो नंबर अगर ए और बी है तो ए प्लस बी बाई टू, अच्छा अनइक्वल पॉजिटिव नंबर है तो इक्वल तो है नहीं, तो इक्वल नहीं है तो इक्वलिटी साइन हटा दो, तो ए एम ग्रेटर दैन जी एम ग्रेटर दैन एच एम होगा। तो ए एम क्या हो गया, ए प्लस बी बाई टू रूट अंडर ए बी, और एच एम क्या होता है बच्चों, ए बी अगर ए पी में है तो 1/a और 1/b एच पी में होगा। सो बेसिकली दिस विल बी 2ab बाई ए प्लस बी, ठीक है। कैसे हुआ, एच एम मतलब हार्मोनिक मीन, तो हार्मोनिक मीन कैसे निकालेंगे, 1/a प्लस 1/b बाई टू, सो डैट इज ये आ गया तुम्हारा कितना, a प्लस बी बाई टू ए बी, तो a प्लस बी बाई टू ए बी, तो इसको रिवर्स कर देंगे तो एच एम मिल गया। तो बेसिकली आंसर क्या हो गया, सो दिस इज 1/hm, तो एच एम क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो, ठीक है। तो a प्लस बी बाई टू इज ग्रेटर देन रूट ए बी इज ग्रेटर देन 2ab बाई a प्लस बी, डन। क्वेश्चन नंबर 46 इज द बेस ऑफ ए न्यू ट्राइंगल, ठीक है, इक्वल्स द सम ऑफ द डायगोनल इन द ग्रेटर साइड ऑफ द गिवन रेक्टेंगल, ठीक है, व्हाइल द एल्टीट्यूड ऑफ द न्यू रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल इज, ठीक है। इसका मतलब ये कह रहा है कि ये लेंथ है, ये एल्टीट्यूड है h, तो जो बेस है, अच्छा बेस है तो b ही मान लेते हैं, ठीक है। सो बेस इज b एंड हाइट इज h। सो कह रहा है जो नया वाला बेस है न्यू रेक्टेंगल का, वो क्या कह रहा है, इक्वल्स द सम ऑफ द डायगोनल, अच्छा ये d है, सम ऑफ द डायगोनल इन द ग्रेटर साइड, चलो d प्लस बी लिख देते हैं, वाइल द एल्टीट्यूड इक्वल्स द डिफरेंस इन द डायगोनल दैट इज d माइनस बी लिख देते हैं। तो अब एरिया कितना होगा, डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया, एच स्क्वायर, सो डैट इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है। अब अगर ये एच स्क्वायर हो गया तो क्या कह रहा है, इसमें बी बड़ा था एच से, तो ग्रेटर देन द एरिया ऑफ द गिवन रेक्टेंगल ना, इक्वल टू द एरिया ना, इक्वल टू द एरिया ऑफ ए स्क्वायर विथ इट्स साइड इक्वल टू द स्मॉलर साइड, ट्रू, फिर नहीं ये गलत है, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 47 इट सेज, क्वेश्चन नंबर 47 सेज क्या, z to the power x is equal to y to the power 2x, 2 to the power x is equal to 2 to the power z is equal to 2 into 4 to the power x, और x plus y plus z 16 है। तो क्या बोल रहा है, द इंटीग्रल रूट्स इन ऑर्डर x y z आर, लिखा हुआ अगर है z to the power x is equal to y to the power 2x, तो बेसिकली अगर ये दोनों इक्वल है तो यहाँ से हम ये तो कह सकते हैं कि z इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, क्योंकि z अगर वाई स्क्वायर होगा तभी तो जाके ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। अब इधर लिखा है 2 to the power z इज इक्वल टू 2 to the power 2 इंटू 4 to the power x, सो 2 to the power z इज इक्वल टू 2 to the power 2x प्लस 1, तो बेसिकली z क्या हो गया, 2x प्लस 1। अब अगर z 2x प्लस 1 है तो x कितना हो गया, z माइनस 1/2, और z कितना है, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस 1/2। सो बेसिकली आई कैन से कि x प्लस वाई प्लस जेड कितना दे रखा है बच्चों, 16, तो x प्लस वाई प्लस जेड अगर 16 है तो x के जगह वाई स्क्वायर माइनस 1/2 रखेंगे,
यहाँ y रखेंगे और यहाँ y स्क्वायर रखेंगे, डेट इज इक्वल टू 16. सो इफ आई टेक द LCM and then cross multiply 2, so basically this will become y square minus y plus y 2y plus 2y square is equal to 32. ठीक है, अब ये आ गया. नेक्स्ट y 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 33 डेट इज इक्वल टू 0. सो बेसिकली हमें लाना क्या है, 99. तो 3y स्क्वायर प्लस 11y माइनस 9y माइनस 33 इज इक्वल टू 0. सो बेसिकली यहाँ से y आया 3y प्लस 11 आया और माइनस 3 डेट इज़ 3y प्लस 11 इज इक्वल टू 0. तो y तो एक 3 आ रहा है, दूसरा y इज इक्वल टू माइनस 11/3 आ रहा है. तो बेसिकली अब यहाँ पे बोला क्या था, द इंटीग्रल रूट्स. तो इंटीग्रल रूट्स तो ये तो नहीं होगा, तो y 3 है, तो y 3 है तो z कितना हो जाएगा 9 और x कितना हो जाएगा, y का स्क्वायर मतलब 9 माइनस 1/2 दैट इज़ 4. तो x हो गया 4. सो x y z, तो x इज़ 4, y इज़ 3 एंड z इज़ 9. डन. सो 47 का D, 47 इज D. 48 नाउ फॉर 48 क्या कह रहा है, दो साइक्लिस्ट हैं. ठीक है, k माइल्स अपार्ट. कहाँ है, कितने दूर पे है, k माइल्स, एंड स्टार्टिंग एट द सेम टाइम वुड बी टुगेदर इन आर आवर्स. अच्छा, मतलब ये आर आवर्स में मिल जाएंगे इफ़ दे ट्रैवल्ड इन द सेम डायरेक्शन. तो दो साइक्लिस्ट हैं ए और बी, अगर मान लो ये सेम डायरेक्शन पे चलते हैं तो बेसिकली ये आर आवर में जाके मिलते हैं और पास करेंगे तब जब ये अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे. और कितने देर में पास करेंगे, टी आवर्स. ठीक है, तो द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द फास्टर साइक्लिस्ट टू दैट ऑफ द स्लोअर. ठीक है, सो बेसिकली लेट मी रब दिस आउट नाउ फॉर 48. सो वी कैन से 48 नंबर के लिए ये कहा जा सकता है, लेट्स डू इट अगेन. हाँ, तो 48 के लिए मैं कह रहा हूँ कि मान लो यहाँ पे कोई A है, कोई B, कितनी दूरी पे, K दूरी पे. ठीक है, आर आवर्स इफ दे ट्रैवल्ड इन द सेम डायरेक्शन. तो हम मान लेते हैं कि फास्टर साइक्लिस्ट का स्पीड f है, स्लोअर साइक्लिस्ट का स्पीड सपोज s है. ठीक है, सो बेसिकली ये कहा जा सकता है कि अगर सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करा तो कितने दूरी पे जाके मिल रहा है, k माइल से पार्ट था. तो बेसिकली फास्टर जो ट्रैवल कर रहा है उसको कितना दूर ट्रैवल करना पड़ेगा f के स्पीड से. और अगर f स्पीड है और स्लोअर वाले का स्पीड है तो मान लो जितनी भी देर ट्रैवल कर रहा है तो बेसिकली डिस्टेंस कितना होगा, k प्लस स्लोअर वाले का स्पीड s है और टाइम मान लो r लगा और इसका मान लो f इंटू आर लगा. ठीक है, ये तो इक्वेशन 1 हो गया. अब इक्वेशन 2 की बात करें तो जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, मतलब व्हेन दे आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन में हाउ वुड दे ट्रैवल. सो बेसिकली f इंटू आर इज k प्लस एस. अपोजिट डायरेक्शन में k माइल्स अपार्ट है तो f इधर से जाएगा, ये इधर से जाएगा. ठीक है, आर आवर्स में मिलता था जब सेम डायरेक्शन में चला और टी आवर्स में मिल रहा है जब अपोजिट डायरेक्शन में चला. तो टी आवर्स के लिए कितना हो जाएगा, तो बेसिकली टी घंटे के लिए एफ टी ये चला होगा. ठीक है, और एस टी ये चला होगा. तो हम ये कह सकते हैं टोटल डिस्टेंस कितना होगा, एस टी और एफ टी. तो एफ टी प्लस एस टी किसके बराबर हो जाएगा, के माइल्स के बराबर. दिस इक्वेशन 2. अब हमको चाहिए क्या, बेसिकली व्हाट वी रिक्वायर, रेशियो. किसका रेशियो, एफ बाई एस. सो एफ बाई एस का रेशियो चाहिए. पहले वाले से, पहले इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, हम ये कह सकते हैं एफ माइनस एस इंटू आर इज इक्वल टू के है. तो बेसिकली एफ माइनस एस के बाई आर हो जाएगा. और सेकेंड वाले इक्वेशन से क्या मिलेगा कि एफ प्लस एस इज इक्वल टू के बाई टी हो जाएगा. अब इस दोनों को जब ऐड करेंगे तो बेसिकली 2f हमें क्या मिल रहा है,
के इंटू 1/r प्लस 1/t। अच्छा, और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिल रहा है, 2s इज इक्वल टू के इंटू 1/t माइनस 1/r। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें तो रेशियो चाहिए। किसका रेशियो चाहिए, फास्टर टू स्लोअर का, या तो f/s चाहिए। तो बेसिकली k गेट्स कैंसल्ड और बचा क्या, ऊपर बचेगा r प्लस टी और नीचे बचेगा r माइनस टी। आर टी तो कैंसिल हो जाएंगे, तो r प्लस टी बाई आर माइनस टी, दैट इज़ 48 का ए इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, इन द फिगर सी डी AE and BF are 1/3 of their respective sides. It follows AN2 is to N2 and N1 is to N1D is 3:3:1, and similarly for the lines BE and CF. Thus the area of the triangle N1, N2, N3 is. Now this is a classic question and this is one of the important question. There are various methods in which it can be solved. So one method is direct application, Routh theorem. Now, since I haven't taught the Routh theorem and this is also an application of Kaywar's theorem, we'll be discussing this in detail, and I'll solve this question based on Routh theorem also. But now a simple approach. अभी अब सिंपल अप्रोच क्या, जितना बेसिक बच्चों को आता है वो आप बेसिक अप्लाई करो और यू कैन फाइंड द वैल्यू। अब मैं ये कहना चाह रहा, मान लो ये ट्रायंगल ABC है, मैं तुमसे एक सिंपल सी बात पूछता हूँ कि मान लो एक D बनाया मैं ऐसा, मान लो एरिया ट्रायंगल ABC कुछ x है, ठीक है। इफ़ एरिया ट्रायंगल ABC इज x, और मैं तुमसे ये कह दूँ बच्चों कि मान लो DC जो है वो 1/3 ऑफ BC है, तो तुम ये नहीं कहोगे मेरे से कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, वो भी तुम कहोगे कि 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होगा। अब ऐसा क्यों कहोगे बच्चों, क्योंकि बेसिकली एल्टीट्यूड तो सेम ही रहा ना, एल्टीट्यूड तो सेम है। तो अगर एल्टीट्यूड सेम है, मान लो ये h है, तो पहले क्या था, हाफ इंटू h इंटू BC, अब क्या होगा हाफ इंटू h इंटू DC, और DC क्या है 1/3 BC, तो बेसिकली 1/3 हो जाएगा। तो जो एरिया है अगर एल्टीट्यूड सेम हो तो एरिया का भी रेशियो जो होता है वो उसके साइड के रेशियो के बराबर होता है, बस मैं ये कहना चाह रहा। और इस बेसिस पे यू कैन सॉल्व दिस वेरी इजली। Routh theorem you have to remember, but still it can easily be solved without knowing any of the theorems, the easy way. And this is again I am telling this is a very classic question. क्यों, क्योंकि actually ADCF और B is a CVN, और CVN जब कंकरेंट ना हो तो वो ट्रायंगल फॉर्म करता है, और ये ट्रायंगल का एरिया निकालने का तरीका राउथ थ्योरम ने दिया था, मतलब राउथ ने दिया था, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज राउथ थ्योरम। But without even knowing the theorem, I will be able to find the area of the triangle N1, N2, N3. But how? See, this is very easy. सबसे पहले ये सोचो N1, N2, N3 निकाल कैसे सकते हैं, तो पूरे ट्रायंगल में एरिया ट्रायंगल N1, N2, N3 शैल बी इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, एरिया ट्रायंगल ABC तो कर सकते हैं माइनस, अब ये सोचो ABC, मुझे सिर्फ ये एरिया चाहिए, तो ABC में तो बहुत सारे एरिया आ गए। अब बहुत सारे में मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे रेशियो किसका दिया है, देखो CD AE एंड BF, CD AE एंड BF, तो मैं ये कह सकता हूँ एरिया ACD, एरिया ट्रायंगल ACD प्लस, अच्छा एरिया ACD है प्लस CBF, एरिया ट्रायंगल CBF, और साथ में क्या है एरिया BAE, एरिया ट्रायंगल BAE, ये तो हो सकता। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम हुआ, मैं बहुत चीज़ों को दो बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। जैसे खुद सोचो बच्चों कि जब CBF आया तो ये वाला एरिया तो आया ही साथ में, और मैंने इसको सब्ट्रैक्ट करा, फिर से जब ABE आया मैं फिर से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 2 टाइम सब्ट्रैक्शन हो गया। तो बेसिकली सिमिलरली ये भी 2 बार सब्ट्रैक्ट हुआ है और ये भी 2 बार सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो इसको ऐड करना पड़ेगा। तो एरिया ट्रायंगल कौन कौन सा ऐड करना है, तो दिस इज़ BFN3, एरिया ट्रायंगल BFN3 प्लस एरिया ट्रायंगल कौन सा हो गया AEN2, दिस इज़ AEN2 प्लस एरिया ट्रायंगल AEN2 के साथ साथ और कौन है CDN1,
दैट इज CDN1, ठीक है। अब ये हो गया। अब मान लेता हूँ मैं एरिया ट्रायंगल ABC को x मान लेता हूँ। सो लेट एरिया ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू x मान लिया, ठीक है। सो x बेसिकली, अब एरिया ट्रायंगल ACD CBF और BAE, ठीक है। तो BF जो है, BF और CD और AE ये तीनों जो हैं वो 1/3 ऑफ देयर रेस्पेक्टिव साइड है। तो इनका एरिया भी जो होगा वो 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होगा। तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ एरिया ट्रायंगल CBF इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल कौन सा बच गया, AEB, दैट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ x, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1/3 ऑफ x, और कितने बार, तीनों का एरिया सेम है, तो तीनों का एरिया अगर सेम है तो 3 टाइम मल्टीप्लाई भी करना होगा, प्लस अब ये देखा जाए एरिया ट्रायंगल BFN3। नाउ BFN3 को अगर देखा जाए बच्चों, तो FN3 जो है, चेक आउट हियर, जो साइड है BCF और जो AD है वो तीनों किस रेशियो में बट रहे थे, AN2 N2N1 और N1D 3:3:1 के रेशियो में। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो N1D है वो 1/7 ऑफ AD होगा, ठीक है। सिमिलरली मैं ये कह सकता हूँ कि FN3 जो है वो 1/7 ऑफ CF होगा, और AN2 जो लास्ट जो N2E है वो भी 1/7 ऑफ कितना BE होगा, ठीक है। इसका मतलब इसका जो एरिया होगा, ये तीनों का जो एरिया होगा, पहला बात वो भी इक्वल आ जाए, और इक्वल किसके आ जाए, तो मैं कह रहा हूँ कि ABC से कंपेयर करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, ABC x, ठीक है। और x का 1/3 एरिया था किसका, BFC का, ADC का और AEB का, और उसका 1/7 होगा BFN3, CN1D और AN2E, तो उसका 1/7 मतलब इसका 1/7। और बेसिकली तीनों का जब एरिया इक्वल आ रहा है इसके, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो बेसिकली दिस गेट्स कैंसल्ड एंड द वैल्यू विल बी x/7। सो what is x? X is area of triangle ABC. So answer is area triangle ABC by 7th. So this is a really nice question and please do it carefully. Now question number 50. So question number 50 says a line initially 1 inch long grows according to the following law, where the first term is the initial length, okay, and if the growth process continues forever, the limit of the length of the line is, so how does it grow, 1 plus 1/4 मतलब √2/4, √2/16, okay. तो I can separate this and I can also separate this too. So basically एक तरफ क्या लिखा हुआ है, एक तरफ मान लो सम S1 है, सो S1 लिखा है 1 + 1/4 + 1/16 प्लस चलता रहे प्लस 1/64 एंड दिस गोज ऑन फॉर एवर। अब ये क्या है, एक GP जिसका इन्फिनाइट टर्म और इसका मॉड रेशियो लेस देन 1 है, मतलब कॉमन रेशियो लेस देन 1 है, और कॉमन रेशियो है कितना 1/4 और फर्स्ट टर्म कितना है 1। तो बेसिकली S इन्फिनाइट कितना होगा, A/1 - R। सो दैट इज A/1 - 1/4 और A कितना है 1। सो बेसिकली आंसर इज 3/4, तो आंसर इज 4/3। तो इसके लिए 4/3 है। अब बेसिकली बगल वाले के लिए S2 के लिए कितना होगा, √2/4 प्लस √2/16 प्लस √2/64 एंड दिस गोज ऑन। तो बेसिकली √2 तो बाहर ले लिया जाए, तो S2 कितना हो जाएगा, इसका फर्स्ट टर्म कितना है 1/4, अच्छा कॉमन रेशियो भी कितना है 1/4। सो बेसिकली S2 विल बी इक्वल टू व्हाट, √2, 1/4 एंड 3/4। सो दिस विल गेट कैंसल्ड 4/3, तो बचेगा कितना, दैट इज √2/3। तो आंसर कितना हो जाएगा, S1, S2 इन्फिनिटी और S1 इन्फिनिटी। तो दोनों का सम 4/3 प्लस √2/3 दैट इज इक्वल टू द टोटल सम। तो आंसर कितना हो गया 1/3 4 प्लस √2 एंड दैट इज द आंसर। सो दैट कंप्लीट्स
द ग्राउंड ज़ीरो ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ द सीरीज. ठीक है, सो प्लीज़ keep watching, keep doing the questions, and there are 150 questions already done. So this will help you clear your basics, and there are some very good questions here. For example, this 49 is a classic question, please do understand. So पहला बार ये क्लिक नहीं करेगा आपको, बट अगर आपको ये पता है सिंपल सा टेक्निक कि रेशियो ऑफ साइड जितनी होती है, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी उसी रेशियो से बढ़ती है अगर एल्टीट्यूड सेम हो, तो यू विल बी ईजिली एबल टू डू द आंसर. थैंक यू.